नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आज दिल्ली में बैठकों का दौर है। उत्तर प्रदेश में शानदार वापसी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दूसरे नेताओं के साथ मंथन करने में जुटे हैं। वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आज कांग्रेस पार्टी भी हार का पोस्टमार्टम करने में जुटी है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही जब कांग्रेस ने पंजाब में सत्ता गंवा दी और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। अगर राहुल गांधी की बात करें तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया है। 5 राज्यों में हार के बाद एक बार फिर राहुल गांधी ने कहा कि हम इससे सीखेंगे, लेकिन सवाल ये, आखिर राहुल गांधी कब तक सीखते रहेंगे? आखिर कांग्रेस में नेतृत्व का संकट कब खत्म होगा? सवाल यह उठता है, क्या बीजेपी के सामने अब कांग्रेस का दोबारा खड़ा होना लगभग मुश्किल हो गया है? क्या बीजेपी और ब्रांड मोदी के सामने कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं? अब अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो यूपी में प्रियंका कांग्रेस को बचाने में फेल रही हैं। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें हासिल कर पाई उत्तर प्रदेश के चुनावों में। कांग्रेस का वोट शेयर 2.33% पर सिमट कर रह गया। कांग्रेस के अधिकतर उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई है। देश के सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस का ये हाल भी कई सवाल खड़े करता है। क्या मोदी योगी की दमदार जोड़ी से मुकाबला करना अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? क्या बीजेपी के इस ब्रह्मास्त्र से कांग्रेस का अंत हो जाएगा? क्या कांग्रेस परिवार के मोह से निकल पाएगी? इन सारे सवालों पर आज हम अपने मेहमानों से बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि कांग्रेस आखिर इस स्थिति में क्यों पहुंची है। उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। यूपी में जीत के बाद योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर हैं। पीएम मोदी से मिलने उनकी आवास पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी उनकी बैठक होगी। शपथ ग्रहण की तारीख पर चर्चा भी संभव है। साथ ही मंत्रिमंडल को लेकर भी मंथन होगा इन मुलाकातों के दौरान। तो पीएम मोदी से मिलने उनके आवास पहुंच गए हैं इस वक्त योगी आदित्यनाथ, और इससे पहले उन्होंने वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की। और हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। संजय, योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या जो मंत्रिमंडल है वो तय होगा? इसके अलावा ये एक औपचारिक मुलाकात भी है जीत के बाद। देखिए, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बम्पर जीत के बाद मिलने आए हैं। काफी मायने इस मुलाकात के, क्योंकि हमने देखा था विधानसभा चुनाव के दौरान एक तस्वीर वायरल हुई थी योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ योगी आदित्यनाथ की पीठ पर था, जो उस पूरे चुनाव का एक बड़ा पोस्टर बना था। और अब बम्पर जीत मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए, उनका आशीर्वाद लेने आए। लेकिन मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को से यही बताने वाले हैं, यही कहने वाले हैं कि जो भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जो आगे की रूपरेखा होगी, वो 2024 को ध्यान में रख करके करना होगी, क्योंकि 2022 अब खत्म हो चुका है। अब सारी की सारी निगाह लगी होंगी 2024 पर। तो लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ओर से योगी आदित्यनाथ को वही सारी टिप्स देंगे कि आगे के 2024 के लिए आपको अभी से क्या क्या तैयारियां करनी होंगी। योगी आदित्यनाथ की आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात है। उसके बाद में देर रात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी लंबी मुलाकात होने वाली है। बिल्कुल महत्वपूर्ण मुलाकातें आज होने वाली। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में। आप हमारे साथ बने रहिए। संजय, परिवारवाद राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है, ये साबित हो रहा है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति में परिवारवाद पर हमला किया था। जब ये ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद की बाड़ाबंदी में बांध करके वे
उन जातियों का अपमान करते थे, उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि यूपी में जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जनता ने आशीर्वाद दिया है। ये 10 तारीख की बात है जब नतीजे आए थे चुनाव के, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पहुंचे थे बीजेपी कार्यालय। और दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी उधर जारी है। कांग्रेस मुख्यालय में चल रही है सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक। चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर इस पर मंथन जारी है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक सीडब्ल्यूसी की चल रही है। पंजाब में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस की अहम बैठक है। उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, यूपी में भी कांग्रेस की करारी हार हुई है। और अगर यूपी की बात करें तो तकरीबन कांग्रेस यूपी में समाप्त हो गई। और इसको लेकर इस वक्त ये अहम बैठक चल रही है कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इसके अलावा तमाम बड़े नेता जो भी कांग्रेस के हैं वो सब आपको नजर आ रहे होंगे। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में इस पर मंथन होना है कि आखिर कांग्रेस की स्थिति ये क्यों हो रही है। और मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, आज 2 मंथन हो रहे हैं, एक तरफ बीजेपी का मंथन, जीत का मंथन, और दूसरी तरफ कांग्रेस का मंथन चल रहा है, हार का मंथन। सीडब्ल्यूसी की बैठक जो शुरू हुई है, क्या कुछ जानकारी अभी तक, क्या चर्चा हुई, क्या मेन पॉइंट्स आए? देखिए, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। हाईएस्ट डिसीजन टेकिंग बॉडी है कांग्रेस पार्टी की, और फिजिकली बहुत दिन बाद हो रही है। पहले भी वर्चुअल कई बैठक हुई है जिस पर बहुत हंगामा हुआ है लीडरशिप को लेकर। तो आज भी वही हंगामा है। और G23 खासतौर से गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा दोनों इस बैठक में प्रेजेंट हैं। तो जाहिर सी बात है, लीडरशिप को लेकर, पार्टी के डिसीजंस को लेकर, कार्यशैली को लेकर, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चल रही है, जो हार हुई है 5 राज्यों में, जो डिस्कनेक्ट है, जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, जिस तरीके से स्टेट लीडर्स से काम किया, इन सब चीजों को लेकर एक मंथन कांग्रेस पार्टी के अंदर सीडब्ल्यूसी में चल रहा है। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे। संजय शर्मा हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। संजय, ये बताइए, आप 2024 का जिक्र कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी जीत के बाद जब कार्यकर्ताओं को और देश को संबोधित किया था तो उन्होंने 2024 का जिक्र किया था। क्या इसको लेकर कितने उप मुख्यमंत्री होंगे ये भी तय होगा? क्या इसमें भी जो जातिगत समीकरण है उनका ध्यान रखा जाएगा? क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा प्रदेश है, तकरीबन 24 करोड़ की आबादी है, तो सबको प्रतिनिधित्व मिले, इसकी कोशिश इसी के जरिए की जाएगी क्या? बिल्कुल, 2024 को ध्यान में रखकर ही योगी सरकार 2 का मंत्रिमंडल का गठन होगा। साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी क्या 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, अलग अलग क्षेत्रों से बनेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई बनेगा या किसी दलित को बीजेपी इस बार डिप्टी सीएम बनाने जा रही है? क्योंकि इस बार बड़ी संख्या में जो बसपा का वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी में ट्रांसफर हुआ है। दलित वोटर को काफी बड़ी संख्या में बीजेपी के पास आने का मौका मिला है। तो बीजेपी चाहेगी कि 2024 तक यह वोट बैंक इंटैक्ट रहे और इस वोट बैंक को बढ़ाने का प्रयास हो। लिहाजा बीजेपी इस बार 3 से 4 डिप्टी सीएम बनाने जा सकती है। एक डिप्टी सीएम किसी दलित नेता को बनाया जा सकता है, जिसमें बेबी रानी मौर्य का नाम सामने आ रहा है। एक डिप्टी सीएम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बनाया जा सकता है, जहां पर के किसानों की नाराजगी का मामला उठा था, जाटों की नाराजगी का मामला उठा था। तो एक डिप्टी सीएम किसी ब्राह्मण नेता को बनाया जाएगा, जैसे पिछली बार दिनेश शर्मा को बनाया गया था। हो सकता है इस बार फिर से दिनेश शर्मा को बनाया जाए या किसी अन्य ब्राह्मण नेता को बनाया जाए। तो पूरी की पूरी तैयारी मुलाकातों का दौर जारी है। दोनों तरफ मंथन हो रहा है, एक तरफ जीत का मंथन है बीजेपी में और कांग्रेस में हार का मंथन है। लेकिन इस मंथन से क्या निकलेगा,
क्या कांग्रेस पार्टी यहां से कुछ सीख कर आगे बढ़ेगी? क्या जो उसके वरिष्ठ नेता लगातार कह रहे हैं, क्या उन बातों पर ध्यान दिया जाएगा? ये देखना अहम होगा। हम आप दोनों से अपडेट लेंगे, आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल संजय और रजत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं। डिबेट की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं अनिला सिंह, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। गुरदीप सप्पल हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ऋतुराज झा जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक मेहता जुड़े हैं हमारे साथ, जो कि एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क के। सबसे पहले तो गुरदीप सप्पल जी ही, क्या हो गया है कांग्रेस को? क्यों हार हो रही? पंजाब आपने खो दिया, यूपी में आप गायब हो गए, उत्तराखंड, गोवा, जहां कुछ उम्मीद थी वहां उम्मीद खत्म हो गई। क्या हो गया आखिर कांग्रेस को? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चुनाव के परिणाम कांग्रेस के लिए बेहद बुरे रहे और अलग अलग राज्यों में अलग अलग कहानी हुई है। कांग्रेस पार्टी की राजनीति जिन मुद्दों को लेकर चलती आई, वो मुद्दे सही लग रहा है हमारा सप्पल आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ सॉरी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए बोलिए। हाँ सॉरी, संपर्क टूट गया था। तो जिन मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी राजनीति करती आई है, देखिए बेरोजगारी इस देश में मुद्दा है, आर्थिक अर्थव्यवस्था मुद्दा है, लोगों के में जो बराबरी का दर्जा आज अलग अलग वर्गों को नहीं मिल रहा है वो इस देश के अंदर मुद्दा है, बोलने की आजादी मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। हाँ, मुद्दों को लेकर हम अपनी बात जनता में जिस तरह से पहुंचानी है, उसमें हम लोगों की निश्चित रूप से विफलता रही है और उसको, क्योंकि ये जमाना प्रोपेगेंडा का हो गया है। आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती, ये ठीक है कि हमारे भी जो नेतृत्व की अलग अलग आवाजें रही, उसका भी नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ, इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी किसी मुद्दे पर कोई राय नहीं रखती है, वो केवल प्रोपेगेंडा की पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी को भी अब लगातार अपनी बात को जनता से पहुंचाने के लिए किस तरह के कदम उठाने हैं, वो अब वक्त जरूर आ गया है। लेकिन ये कहना कि बीजेपी की जीत के साथ बीजेपी की राजनीति के हर पहलू पे मोहर लग गई है और देश में वैसा ही होगा, ये गलत है। क्योंकि देश के अंदर आज भी लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, देश के अंदर बेरोजगार आज भी जनता तय करती है ना, जनता ने तय कर दिया, जनता ने तय कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी, जनता ने तय कर दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जनता ने तय कर दिया। उत्तराखंड में आप नहीं है, जनता ने तय कर दिया। मणिपुर में आप नहीं है, तो ये तो जनता तय कर रही है ना। आप कह रहे हैं आप जनता के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन आप जनता को समझा क्यों नहीं पाते? मैं सवाल नहीं लगा रहा हूं। जनता को क्यों समझा नहीं पाते आप लोग? सवाल नहीं लगा रहे हैं। कहाँ कमी रह जाती है? मत दिया जिसके तहत सरकारें बन रही हैं, जनता के मत के तहत सरकारें बन रही हैं, उसका जी। हेलो, चलिए ऋतुराज जी। जी, जनता, ऋतुराज जी, कांग्रेस कह रही, गुरदीप सप्पल जी कह रहे हैं कि आप लोगों की कोई विचारधारा, कोई मुद्दे नहीं होते हैं, आप बिना मुद्दों के चुनाव लड़ रहे हैं और आपको इतनी बड़ी जीत मिल गई। वो मुद्दे लेकर जाते हैं लेकिन जनता फिर भी नहीं सुनती। एक मिनट, मैंने ये शब्द नहीं बोले। हास्यास्पद है, एक मिनट, ये कह रहे हैं कि हम, देखिए ये शब्द नहीं बोले। जो बात मैंने नहीं बोली, ठीक है, उन्होंने आपकी बात सुनी है, नहीं बोली, उन्होंने आपकी बात सुनी है, आप सुन लिया हमने आपकी बात। नहीं, देखिए, जो शब्द मैंने नहीं बोले उस पर बहस मत करवाइए। मेरा स्पष्ट कहना है, जनता ने बीजेपी को वोट दिया, जनता ने सप्पल साहब, आप ये कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा का वक्त है, प्रोपेगेंडा से दूसरी पार्टियां जीत। आपने ये बात तो कही ना, अब जवाब देने दीजिए, बोलिए ऋतुराज जी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये अपने आप में ये बात ही हास्यास्पद है जो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बिना मुद्दों की राजनीति करती है। सबसे बड़ी बात है कि ये पंजाब की बात कर रहे हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की जब सरकार बनी, कांग्रेस की जब सरकार बनी, जो प्रॉमिसेस उन्होंने किया उसको डिलीवर नहीं किया, इसलिए जनता नाराज थी। और आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है इस देश के अंदर में जो कहती है वो करती है। इनसे पूछिए कि इनकी शिक्षा नीति क्या है, इनसे पूछिए कि इनकी स्वास्थ्य नीति क्या है, इनसे पूछिए कि ये बुनियादी चीजों पर क्या काम कर रहे हैं। इनकी सरकार राजस्थान में है, इनकी सरकार छत्तीसगढ़ में है और ये दो राज्य के अंदर में इसी पे सवाल बोलूं, ये ऐसा डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज आम आदमी पार्टी डिलीवर कर पा रही है। ठीक है, अभी आपको मिला है मौका पंजाब में, आप डिलीवर करेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा होगी। दीजिएगा मेरे से, चर्चा होगी उस पर।
ठीक है। इस पे मेरे से बात कीजिएगा। भर में आम आदमी पार्टी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति ना करके काम के नाम पर राजनीति करती है और काम के नाम पर वोट मांगती है। हमारी शिक्षा नीति, हमारी स्वास्थ्य नीति, हमारी बिजली पानी, हमारी महिलाओं को सुरक्षा, चलिए महिलाओं ठीक को है, सम्मान। ठीक है। आज आप कह रहे हैं कि आपके इन पास बातों का तमाम जवाब मुद्दे दे दूं हैं, आपको? कांग्रेस का आरोप बेबुनियाद है। अनिला सिंह जी, इन बातों का जवाब दे दूं मैं? ठीक है, ठीक है, और लोगों को भी डिबेट में शामिल कर लेते हैं। अनिला सिंह जी, आज योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए हैं। ये जो उत्तर प्रदेश की जीत है, जो इतनी बड़ी जीत आप लोगों को मिली है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया, बहुजन समाज पार्टी का सफाया हो गया, अखिलेश यादव दावे कर रहे थे, वो दावे सही साबित नहीं हुए, हालांकि उनको काफी सीटें फिर भी मिली हैं उत्तर प्रदेश में। ये बताइए कि क्या ये मोदी योगी की जोड़ी का कमाल है? इस जोड़ी की वजह से हो रहा है काम कितने प्रतिशत, और इस जोड़ी का जो रोड मैप है या जो भविष्य के सपने दिखा रहा है वो कितने प्रतिशत? मेरी सबको राम राम। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जो डबल इंजन की सरकार है देश में, इट इज हेडेड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी। जो डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने योजनाएं बनाई भी और उनको बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया। देखिए, आज का जो वोटर है, आप उसको किसी भी तरीके से आप बहला नहीं सकते हैं। वो उसको बेहद अच्छी तरीके से पता है कि कौन क्या कितने पानी में है, किसको उसको वोट देना है, किस आधार पर वोट देना है। कोई ये कहे कि नहीं नहीं इन्होंने एक नैरेटिव बना दिया, नहीं नहीं इन्होंने पोलराइजेशन कर दिया, नहीं नहीं इन्होंने केवल और केवल राशन दिया, ऐसा नहीं है। वो जज करते हैं। ज्यादातर लोगों के हाथ में स्मार्ट मोबाइल भी है, उन्हें सब कुछ मालूम, सब कुछ मालूम। मैं सीधा सीधा श्रेय देती हूँ डबल इंजन की सरकार का, लीडरशिप का, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, जिस प्रकार से कार्य लोगों ने किए, इम्प्लीमेंट किए उत्तर प्रदेश की धरती पर, या मैं ये कहूंगी कि बाकी राज्यों में भी जहां जहां हम लोगों ने चुनाव जीते हैं, ये उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है चारों राज्यों में फिर से सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करती हूँ, लॉ एंड ऑर्डर जो है एक यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा था और उसमें बहुत बड़ा सुधार लाकर लोगों ने विश्वास किया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप लोग मुद्दों के आधार पे गए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा था जिसके आधार पर जनता ने वोट किया। इसके अलावा जो योजनाएं केंद्र और राज्य की थी उसको लेकर डेवलपमेंट विकास जो है। आलोक जी, कांग्रेस पार्टी की इस स्थिति के लिए क्या कांग्रेस पार्टी खुद जिम्मेदार नहीं है? पंजाब में जो हुआ उसकी वजह जो अंदरूनी कलह थी, जो अंदरूनी तो नहीं रह गई थी, सबको पता था, सिद्धू को हद से ज्यादा प्रोजेक्ट करना, क्या कांग्रेस पार्टी में दूरदर्शिता की कमी है? दूसरी बात, जब आप उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में चुनाव लड़ते हो जहां 24 करोड़ आबादी है, तो आप वहां पर लड़की हूं लड़ सकती हूं कि नारे के आधार पर लड़ते हो, यानी महिला केंद्रित आप चुनाव कर देते हो, वो भी समग्रता में नहीं लड़ते। क्या दूरदर्शिता की कमी है? कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही लोगों की नब्ज? अर्चना जी, महिलाओं का मुद्दा उठाया, प्रियंका जी इसके लिए साधुवाद करना चाहिए। आप सब हम लोग ये मानते हैं कि उन मुद्दों को उठाने में कोई आपत्ति नहीं है, और बस खाली ये है कि वो देर से सब कुछ शुरू हुआ। ये मेरा ख्याल सफल जी भी मानेंगे। हुआ यही कि पहले जो संगठन नहीं था, आप देखिए प्रदेश के अध्यक्ष खुद ही हार गए। वहां पर कितना बुरा पंजाब में आपने जो बातें कही, ये ठीक है। हमारी समीक्षा ज्यादा, आप तो कार्य समिति इस समय बैठक है जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं, सारे बड़े नेता, और अभी इंडिया न्यूज पर हमारे सफल जी हमारे और मित्र भी देखेंगे, आज भी हमने दिन में चलाया, नटवर सिंह जी जो सोनिया गांधी को जिसको कहते अध्यक्ष बताते समय जो 5-6 लोग थे, एनडी तिवारी, अर्जुन सिंह, पोतेदार, उनमें एक थे 5 लोगों में, वो भी ये मानते हैं कि प्रियंका को लाने में कई साल देर लगा दिया। तो इसलिए उनका लाना, दूसरी तरफ जिस तरह के झगड़े हैं, उनका कहना, उन्होंने कहा भी कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। खुद मैं कांग्रेस के कोट कर रहा हूँ, मैं अपने लोग बातें नहीं कह रहा हूँ, वरना कहेंगे मीडिया बायस्ड है। मेरा ये मानना है कि अंतर्द्वंद देखिए पंजाब में है, ये था, लेकिन कितना पराकाष्ठा पर पहुंचा उसका नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं था, उसके लिए सारी जमानतें जब तक हुई, अधिकांश उनकी 2 सीटें आई। बड़ी दुर्भाग्य, रायबरेली अमेठी जो इंदिरा गांधी नहीं संजय गांधी के जमाने से जो सीट थी, वो सीट भी, उसमें एक भी विधानसभा नहीं जीत सके। ये एक बड़ी गंभीर कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, मेरा मानना है कि देश में लोग मानते हैं प्रतिपक्ष की बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हो, ताकि छोटी छोटी पार्टियां जो ब्लैकमेल न करें। और इसलिए कांग्रेस को हम और आपकी समीक्षा की बात नहीं है। अच्छा, ये सही है कि अंतर्द्वंद पहले भी मतभेद होते थे जिसको कहा जाता है, ये सही है, लेकिन पार्टी को कहां से हराया गया? आज मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सब जगह कितने झगड़े दिखाई दिए।
मैंने यहाँ तक तो होता था, एक समय में दिग्विजय सिंह ने 40 उम्मीदवार विरोधी खड़े कर दिए थे जब सुरेश पचौरी वहां पर अध्यक्ष थे। सप्पल जी शायद जानते होंगे। ऐसे ऐसे लोग खड़े करके लगातार कांग्रेस को डुबोने के काम पिछले वर्षों में हुए, जिसका आज नतीजा देख रहे हैं। दिग्विजय सिंह 5.5 लाख वोट से हारते हैं भोपाल जैसी जगह में जहां अल्पसंख्यक है। किसका हित है? जहां एक लाइन और कहूंगा, जहां तक महंगाई बेरोजगारी का सवाल है, आप इंदिरा गांधी के सारे मेरे यही कक्ष में रखे हुए हैं भाषण के, उठा लीजिए। वो खुद कहती थी बहुत बुरी समस्या है, महंगाई, गरीबी, भुखमरी, हम तो अमेरिका से अनाज मंगाते थे। तो समस्या उससे नहीं, जनता जाती है दैनंदिन समस्याओं से। उसको आज क्या खाना मिल रहा है, आज उसके लिए रोजी रोटी के क्या इंतजाम है, गैस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये जो छोटी समस्याएं हैं, कानून व्यवस्था ठीक है कि नहीं महिलाओं के लिए, एक जगह जाने से नहीं होता। बेलछी में इंदिरा गांधी गई थी, वो लगातार काम करती थी। आप खाली हर जगह खाली किसी जगह हत्या हो गई आप जाके पहुंच जाते हैं, इससे नहीं। आपके संगठन कहाँ है? दूसरों के दुख दर्द में किसी की फीस भरना है, बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल मैं सप्पल जी से पूछूंगी। आलोक जी, सप्पल जी, 2014 में विधानसभा की 45 सीटें थीं आप लोगों के पास, जो सिर्फ अब 5 में रह गई हैं। 2022 में अगर बात करें सिर्फ 5 सीटें रह गई हैं, जहां पर माफ कीजिएगा 2014 में 45 चुनाव जीते थे और अब 2022 आते आते उसके बीच में सिर्फ 5 चुनाव, 2014 से 2022 के बीच में सिर्फ 5 चुनाव आप लोग जीत पाए। 45 में से 45 चुनाव हुए जिसमें से 5 कांग्रेस पार्टी जीत पाई है। प्रपोर्शन देखिए क्या है। दूसरी बात जो आलोक जी बात कह रहे थे कि संगठन, आप मुद्दे कह रहे हैं, आप वाकई जनता से जुड़े मुद्दे, लेकिन संगठन कहां है? जब तक संगठन नहीं होगा वो मुद्दे कहां तक पहुंचेंगे लोगों के पास? जब तक आपके कार्यकर्ता, आपके लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक जीत कैसे मिलेगी? जमीनी स्तर पे काम किए बिना सिर्फ हवाई बातें करके चुनाव नहीं जीते जाते, ना ट्विटर के जरिए, ना ही जिसे कहते हैं कि जैसे प्रियंका गांधी आती हैं, चुनाव के पहले आई, उन्होंने प्रचार किया, अच्छा प्रचार किया, 219 तकरीबन सभाएं की, लेकिन इससे सिर्फ चुनाव नहीं जीते जाते हैं। ग्राउंड पे काम करने वाला संगठन, वर्कर कहां हैं? आपने शायद मेरी बात को पूरी ध्यान से सुना नहीं था। मैंने खुद बोला है, संगठन और संप्रेषण 2 अलग अलग चीजें हैं, कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। और यह कहना गलत है कि प्रियंका गांधी आखिरी के कुछ महीनों में आई। पिछले 2 साल के अंदर यूपी के अंदर किसी पार्टी ने संघर्ष किया था तो कांग्रेस पार्टी थी। और जहां पे आप 30 साल 32 साल से सत्ता से बाहर हो, वहां संगठन बनने में वक्त लगता है। और ये तो प्रियंका गांधी को भी पता था कि यूपी की जमीन बिल्कुल बंजर है। वहां पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। जो अगर हमने हर सीट पे चुनाव लड़ा है, उसकी वजह भी यही है कि जब तक संगठन डेवलप नहीं होगा तब तक आपके राजनीतिक मुद्दे सही होते हुए भी जनता की तरफ से आपको वोट नहीं पड़ता है। और इसीलिए ये रिस्क प्रियंका गांधी ने जरूर लिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, और वहां पे हमारी यात्रा खत्म नहीं होने जा रही है, एक नई यात्रा शुरू हुई है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आज कांग्रेस पार्टी रिवाइव होने की शुरुआत हुई है। और अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी में दोबारा खड़ी होगी, क्योंकि इस देश को जाति और धर्म दोनों की राजनीति से आगे बढ़ने की जरूरत है, वापस वहां पे जाने की जरूरत है जहां मुद्दों की राजनीति होती है। अभी जाति और धर्म की अलग अलग राजनीति हो रही है। साहब, पंजाब में कहां धर्म था? पंजाब में जाति के आधार पर तो आपने ही चन्नी साहब को उतारा, लेकिन वो दोनों सीट से हार गए। उत्तराखंड में कहां पे धर्म था? मणिपुर में कहां पे धर्म था? गोवा में कहां पे था? हाँ, पंजाब के अंदर अभी देखिए, अभी कहा गया है कि हमारी शिक्षा नीति क्या है, हमारी हेल्थ नीति क्या है। प्रोपेगेंडा के ऊपर हमारी नीति नहीं थी। अरविंद केजरीवाल चुनाव कैसे जीते कि हमने शिक्षा में महान काम कर दिया, हमने 20,000 कमरे बनवाए 7 साल में। कांग्रेस पार्टी ये बता नहीं पाई कि यूपी के टाइम में 17.5 लाख कमरे बने थे। ये कमी है। इन्होंने कहा हमने नए स्कूल क्रिएट किए, 10 स्कूल। ये नहीं बताया कि पिछले 8 साल में कांग्रेस पार्टी बता नहीं पाई है। आप मुझे बोलने दीजिए मुझे ऋतुराज जी, मैंने आपको नहीं रोका। ऋतुराज जी, मैंने आपको नहीं रोका। 17 लाख कमरे हो सकते हैं। अरे मैंने आपको नहीं रोका ऋतुराज जी, मैंने नहीं रोका। मैं दावे पे रहता हूँ, मैं झूठा डाटा नहीं देता हूँ। ऋतुराज जी, मैं झूठा डाटा नहीं देता हूँ। अब आप 2 सरकारों में सरकारी डाटा एक्सेस करके देख लीजिए। यूपीए के 10 साल में 17,59,000 नए कमरे बने थे। आप अरविंद केजरीवाल ने बोला हमने स्मार्ट क्लासेस शुरू कर दी। हम ये बता नहीं पाए कि हमारे पंजाब में स्मार्ट क्लासेस 12,000 पिछले साल तक शुरू हो चुकी थी। हम ये नहीं बता, ये कमी की वजह से कांग्रेस पार्टी की जो हार हो रही है कि प्रोपेगेंडा में पीछे रहते हैं। नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं, अगर आप काम कर रहे हैं तो वो काम भी जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है ना।
वो दूसरी पार्टी तो नहीं पहुंचाएगी आपके काम को जनता के पास। उसका कारण है ठीक है ऋतुराज जी, उसका कारण है कांग्रेस पार्टी कम्युनिकेशन पे काम करती थी, प्रोपेगेंडा। अब संप्रेषण का जिक्र आपने खुद ही किया, हम सीख रहे हैं सब ठीक है। चलिए, अब उम्मीद है कि आप सीखें तो आगे के चुनाव में इसमें फर्क भी नजर आएगा, दिखेगा। इसको तो सीखना ही पड़ेगा। ऋतुराज जी, अभी तक आप लोगों ने दिल्ली में काम किया है, दिल्ली जो कि एक पूर्ण राज्य नहीं है, वहां पर ज्यादा अधिकार नहीं है, लेकिन अब आप लोग पंजाब जा रहे हैं, पंजाब में काम करेंगे, वहां की सरकार बन रही है, मुझे बताएं, पूर्ण राज्य है, वहां पर अलग तरह की चुनौतियां होंगी। अब कहा जा रहा है कि लिटमस टेस्ट अब होगा। ऋतुराज जी, आप मुझे बोलने दीजिए। दिल्ली के अंदर में बोलने दीजिए, दिल्ली में आपने खुद कहा कि ये अर्धराज्य है, यहाँ पर मैं काम करने में बहुत दिक्कत थी, लेकिन फिर भी हमारे पास जो कुछ भी है दिल्ली में, हमारे पास शिक्षा है, हमने बेहतर किया, हमारे पास स्वास्थ्य है, हमने गलत किया, ना स्वास्थ्य बेहतर की ना शिक्षा बेहतर की, यही मैं कह रहा हूँ। पानी है, हमने बेहतर किया। रही बात पंजाब की, पंजाब एक कंप्लीट स्टेट है, इट्स ए पूर्ण स्टेट। तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पर एग्रीकल्चर में भी अच्छा करेंगे, हम यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर में भी अच्छा करेंगे। और रही बात शिक्षा की, अभी जनाब कह रहे थे पंजाब के अंदर में शिक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जिस विधानसभा क्षेत्र से 15 साल से एमएलए थे, उनके खुद की विधानसभा क्षेत्र के सारे स्कूल खंडर पड़े हुए थे, और ये हमें शिक्षा नीति समझाते हैं। और 17.5 लाख कमरे, मेरे को एक चीज बताइए कि 17.5 लाख कमरे दिल्ली में हो सकता है क्या? अरे देश में बोला, देश में बोला है उन्होंने। ऋतुराज जी, बात सुनिए करिए, देश में बोला है उन्होंने, दिल्ली नहीं बोला। देश में बोला, देश में बोला है, दिल्ली में नहीं बोला उन्होंने, बात देश में बोला, आपने बोला है। तो आप मुझसे एक चीज बताइए, इनके कांग्रेस पार्टी की सरकार जिन राज्यों में है, चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, आप अपने स्कूल के कमरे क्यों नहीं दिखाते हो? आप अपने अस्पताल क्यों नहीं दिखाते हो? हम दिखाएंगे ना, स्वास्थ्य के ऊपर क्यों नहीं बात करते हो? अरे जब आप लीजिए जवाब मेरे से। आप कुछ करते नहीं हो, जो करते हो वो बता नहीं पाते हो, उसके बाद रोना रोते रहते हो। ठीक है, अरे हम झूठ नहीं बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी झूठ नहीं बोलती। देखिए, ये फर्क है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो जो मोहल्ला क्लिनिक बने हैं उनकी स्थिति क्या थी कोरोना के समय में, सबने देखा। अनिल, हम काम पे ध्यान देते हैं। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास चलूंगी, अनिल सिंह से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस, फौरन वापस लौटेंगे। अनिला जी, पंजाब में आप लोगों ने चुनाव लड़ा अमरिंदर सिंह के साथ आकर। अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री रहे थे, बड़ी उम्मीदें थी आप लोगों को, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं कर पाए आप लोग वहां पर। इस बार आपको लग रहा था कि अगर कांग्रेस कमजोर हुई तो आपको कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन पूरा का पूरा फायदा सिर्फ आम आदमी पार्टी ले गई। देखिए, ये हम लोगों को कोई किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं थी कि हम पंजाब में सरकार बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। ठीक है, 5 वर्ष के बाद आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार होगी। बिल्कुल स्पष्ट था हमको कि 4 राज्यों में हम सरकार बनाएंगे, तो हम बिल्कुल सरकार वहां पर बना रहे हैं। बहुत हर प्रकार के कयास लगाए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रयास कर ले, इस बार जो है चारों के चारों राज्यों में इनको हार का सामना करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से जनता ने साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत कुछ कह देता है। बहुत कुछ मैं इसलिए कह रही हूँ कि जनता जो है वो टेस्ट करती है, और उस टेस्ट में अगर कोई पास हो जाता है तो वो जीत कर आता है। आज की तारीख में पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया है। वहां पे अगर मैं बात करती हूँ कांग्रेस पार्टी के समय, आपने देखा होगा कितना ज्यादा सरफुटबल थी इनकी। और केवल पंजाब में नहीं है तो पूरे भारत में हम देखते हैं जहां जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और जहां नहीं भी है, कि किस प्रकार से इनके आपस में इतने ज्यादा मतभेद सब कुछ हो चुके हैं। परंतु अगर मैं आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में कांग्रेस का रिफ्लेक्शन भी दिखाई देता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने आप को स्वीट टेररिस्ट कहा। टेररिस्ट जो है, आतंकवादी जो है, बहुत ही नेगेटिव शब्द है, नकारात्मक शब्द है। उन्होंने अपने आप को स्वीट टेररिस्ट कहा था। अब पंजाब जो है एक बॉर्डरिंग स्टेट है, मुझे वाकई में बहुत ज्यादा चिंता है। बहुत ज्यादा चिंता इसलिए भी है कि क्योंकि ऐसे प्रूफ्स हैं कि किस प्रकार के लोगों से उनके संबंध हैं, किस प्रकार के लोग जो हैं उनको सहयोग करते हैं। परंतु भारत की जो एजेंसीज है, मुझे उनके ऊपर भी विश्वास है। आशा करूंगी कि आम आदमी पार्टी जो है वो देशभक्त बनी रहेगी और राष्ट्र के खिलाफ, लोगों के खिलाफ कुछ ऐसा काम नहीं करेगी जो देश को नुकसान होगा। यहाँ पर जैसे जब मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस की, मैं बात करती हूँ तो कांग्रेस पार्टी जो है
चारों पांचों राज्यों में आपने देखा इसकी परफॉर्मेंस देखी। पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई, फिर इनसे पूछी उत्तर प्रदेश में इनका क्या हाल रहा। उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करती हूँ तो नोटा से कम इनके वोट है, और कांग्रेस के तो 97% सीट्स पे इनकी जमानत जब्त हो चुकी है। आम आदमी पार्टी जो ये जानकारी सबको है कि कहां पे क्या स्थिति हुई है चुनाव के बाद किस पार्टी की। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें जो दोनों प्रवक्ता बोल रहे हैं गिरेबान में नहीं, भारी जीत तो उन्होंने हासिल की है ना पंजाब में, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। उनके बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे जो विधायक बने, 40,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीते पंजाब में। बिल्कुल, चलिए ठीक है, लेकिन आप लोगों को उम्मीद थी इस बार कि आप कुछ आगे बढ़ेंगे, लेकिन 5% से 6.5% सिर्फ आपका वोट पहुंच पाया, कुछ ज्यादा बढ़त आपको मिली नहीं है। आलोक जी, कांग्रेस के लिए क्या यह स्थिति बहुत मुश्किल है? जब तक वो पुत्र मोह या परिवार मोह से नहीं निकलेगी तब तक आगे नहीं बढ़ सकती। ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूं कि पृथ्वीराज चौहान खुद कह रहे हैं कि गंभीरता से चुनाव लड़ने का इरादा हमारा नहीं था। इस चुनाव में हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरह पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे थे। अंदर से ही आवाजें जो कांग्रेस के आ रही, चाहे G23 के नेता हो, उनकी आवाजें नहीं सुनी गई और इसीलिए कांग्रेस की स्थिति यह हुई है। आपके पिता जी पृथ्वीराज चौहान है, उनका परिवार, उनकी माँ, उनके पिता, वो सब कांग्रेस के पुराने, जिन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस को बनाने में मदद की थी। इसलिए ऐसे सब लोग दुखी हैं, जो पहले के लोग हैं। जो अब ये नहीं कहे नई पीढ़ी के लोग भी आना चाहिए, लेकिन मनीष तिवारी भी दुखी हैं। उनको तो प्रचार के लिए लायक भी नहीं माना गया। मैंने प्रचारकों की सूची में एक कोई भी, आप तो बाहर से भी आदमी रख लिया जाता है, लेकिन जो सांसद हैं उनको बाहर निकाल के रख दिया गया, क्योंकि वो इंटरनल सुरजेवाला साहब जो है उनकी तानाशाही चलती है, तो वो निचली अपने हिसाब से काम करेंगे तो उसका नुकसान पार्टी को होगा। तो ये जो अंतर्द्वंद है वो हर स्तर पर हुआ, उसका नुकसान। अब उसके लिए मीडिया को कह दें, बीजेपी को कह दें, वहां तो बीजेपी पहले भी नहीं थी, पंजाब में थोड़ा सा ही कुछ सीटें थी, अकाली दल से इतना सारा गड़बड़ थी। लेकिन आम आदमी पार्टी को, भले उस जमाने में तो संदीप दीक्षित ही तो मदद करते जब अरविंद केजरीवाल को लाए गए, दोनों एक ही एनजीओ में काम करते थे। तो अब जब आपने उन्हीं को कंधा दिया, आम आदमी पार्टी को मदद किया, आम आदमी पार्टी को जब जरूरत हुई उन्होंने उनकी भी सहायता ली, उनको लगा कि ठीक है ये हमारा साथ देते हैं तो उनके साथ ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सब कांग्रेस के अपने ही गलतियों का नतीजा है। और आपने ठीक कहा, वो संगठन के लिए कैसे कर दें, तो हम बात तय नहीं करेंगे। देखिए आज भी अशोक गहलोत जी का, जो मुख्यमंत्री और बहुत बड़े नेता हैं पार्टी के इस समय जो लोग हैं, उन्होंने कह दिया कि नहीं, गांधी परिवार के अलावा तो कोई होगा नहीं। तो सारी मीटिंग में खाली लिपापोती होगी। एक एंटनी अपना बिस्तर लेकर के, बहुत ही ईमानदार नेताओं में से हैं भारत के, मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको सर्टिफिकेट दे देंगे, कहेंगे हाँ बिल्कुल ईमानदार है। ऐसे ईमानदार नेता उनको रिटायर हुए, उन्होंने कहा मैं अपने घर जाता हूँ। उनकी रिपोर्ट तो 2014 की थी, आज तक 8 साल हो गए, कोई उस पर किसी ने ध्यान दिया? कुछ नहीं किया गया। तो अपनी आत्ममंथन का भी बेकार का ड्रामा है, करना कुछ नहीं है, खाली ये है कि जनता पे छोड़ दीजिए, अपने आप ले आएंगे। देखिए 1980 में भी इंदिरा जी अपने आप नहीं आई, राजीव जी भी अपने आप नहीं आए। इस समय का जो नेतृत्व है, जो उनके साथ में जो सलाहकार हैं, वो बिल्कुल, जब उनको तो कोई पहचानता नहीं, श्रीनिवास जी सड़क पे आ जाए दिल्ली के किसी कोने बता दीजिए 5 लोग पहचानेंगे। तो ऐसे तो नेता हैं उनके। अब उसके बाद कहाँ कांग्रेस का भविष्य क्या होगा वही डिसाइड करेंगे, नहीं चाहते होंगे। और ये सीट भी एक आदमी की पार्टी है। आपने भी जिक्र किया CWC की बैठक चल रही, सप्पल साहब, इस बैठक में चर्चा होगी, कुछ निकलेगा या फिर होगा कि इस्तीफे की पेशकश की गई, इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया गया और अब आगे काम करेंगे, जो पहले की हार के बाद भी हुआ है? मेन चीज है, जो मुख्य बात है, न जिम्मेदारी तय होती है न जवाबदेही तय होती है। क्यों उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा नेता आपका नहीं उतारा गया जबकि पार्टी कमजोर थी? क्योंकि कार्यकर्ता नेता के पीछे चलता है। 5 साल, 2017 में 7 सीटें थी, तब से लेकर अब तक 2022 तक क्या किया आप लोगों ने संगठन बनाने के लिए? ये बिल्कुल गलत बात है जो आपने बोली कि कोई बड़ा नेता नहीं उतारा गया और संगठन बनाने की कोशिश नहीं की। आप जरा अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, पिछले 2 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी इशू आया, कोई भी इशू आया, अकेली कांग्रेस पार्टी थी जो लड़ रही थी। मैंने खुद बोला कि संगठन बनाने में दोबारा फोटो अपॉर्चुनिटी होना, जमीन पे होने में फर्क होता है। एक मुद्दा अगर हुआ उसमें आकर, अगर रास्ते में चलते हुए प्रियंका गांधी के विजुअल बन गए, वो वोट में नहीं बदलते, ये आप देख चुके हैं। ये आप देख चुके हैं। लखीमपुर खीरी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वहां की सारी सीटें बीजेपी जीत ले गई है। तो आप तो मुद्दे लोगों तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए ना। जीत बीजेपी की लखीमपुर में हुई, यही चिंता की बात है। क्या इस बात से ये बात खत्म हो जाती है कि लखीमपुर खीरी में जिस मंत्री के बेटे ने कुचला किसानों को, वो आज भी मंत्री बने बैठे हैं? क्या ये बात तय हो गई? नहीं, अभी जनता ने तो ये बात नहीं मानी ना, कोर्ट से अभी ये बात प्रूफ हुई है। जनता, क्राइम में जनता तय नहीं करती है, कानून तय करता है।
वही तो मैं नैतिकता कह तय रही हूँ, करती है। लेकिन आप सवाल चुनाव में ये अगर है, इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, चुनाव में अगर इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं तो जनता ने तो रिजेक्ट कर दिया। अगर कितने, आप बताइए, मीडिया में आप हैं, आपने कितनी बार उन सवालों को उठाया जिन सवालों को कांग्रेस पार्टी उठाती है? ये भी तो एक सच है। बिल्कुल उठाया है सप्पल साहब, खूब उठाया है, खूब उठाया है, हर सवाल उठाया है, हमेशा बोला है। ये आप लोग ना, यही दिक्कत है, आप खुद आत्ममंथन करिए, दूसरों को ब्लेम देके कुछ नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी इसलिए जीती क्योंकि प्रोपेगेंडा करता है, मीडिया ने सवाल नहीं उठाए कांग्रेस के, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इससे जो स्थिति हो रही वो और बदतर होगी आपकी। मीडिया, अच्छा मैं पूछूंगा मीडिया से, आप अभी पूछिए इनसे कि पिछले 7 साल के अंदर, 8 साल में दिल्ली के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी कॉलेज, एक भी हॉस्पिटल नहीं बना। और ये सवाल मीडिया क्यों नहीं पूछेगा इनसे? अभी पूछिए, इसी शो में पूछिए। सप्पल साहब, क्या आप अपने नेताओं से सवाल पूछते हैं कि राहुल गांधी, एक मिनट, पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही ना, एक मिनट, वो मेरा सवाल सुनिए। आपकी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, 2 बड़े नेता, 5वें चरण के चुनाव के पहले राहुल गांधी आए, सिर्फ 2 सभाएं की उत्तर प्रदेश में, और आप दावे कर रहे हैं उसके बाद आपका सफाया हो गया। सवाल ये है कि आप इसी शो में पूछिए बीजेपी से कि क्या अब टेनी को हटाया जाएगा, जिनके बेटे ने कुचला, जो कि सवाल ये कि सवाल सप्पल साहब खूब पूछा है, अभी उस पर चर्चा नहीं हो रही ना सप्पल साहब, अभी उस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही, खूब सवाल पूछे उस पे भी। देखिए, आप डाइवर्ट मत करिए, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए। आपको लेके आता हूं, ये बताइए, आप वापस लेके आता हूँ। आपकी सरकारें सिर्फ 2 राज्य में रह गई हैं और गठबंधन की 2 राज्य में है। छत्तीसगढ़, राजस्थान में आपकी सरकार है और गठबंधन में झारखंड और महाराष्ट्र है। आप लोगों को चिंता करनी चाहिए। क्या ये सीडब्ल्यूसी की बैठक से कुछ निकलेगा या फिर एक फॉर्मेलिटी होकर खत्म हो जाएगा किस्सा? ये बात स्वीकार करती है कांग्रेस पार्टी, ये बात स्वीकार करती है कि जनता ने उन मुद्दों पे वोट नहीं दिया जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने उठाए। ये बात सच है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर काम करने की जरूरत है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अगर हम जनता तक नहीं पहुंचेंगे, जनता के मुद्दे तो हम किसी और को लेकिन ब्लेम वोट नहीं दिया। आपने प्रोपेगेंडा किया लेकिन हम आपको किसी वोट और मिल को गया। ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हमें अपने अंदर देखना है। अब आप देखिए, मैं तो शुरू से डिबेट में देख रहा हूँ, कांग्रेसियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कभी भी वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं करते हैं। इनके लिए एक भी हॉस्पिटल दिल्ली में नहीं बना है। मैं तो कहना चाहता हूँ इस 16 हॉस्पिटल जो शुरू हुए थे शीला दीक्षित के टाइम पे, पिछले कोविड की 2nd वेव तक आप एक भी पूरा नहीं कर पाए थे। 2nd वेव के बाद अब काम शुरू किया आपने। सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ ना, अरे सुनिए, आप, मैं आपको नाम गिना दूं उन सब हॉस्पिटल के, आपको हम पूरा नाम गिना दें, स्कूल भी दिखाते हैं आपको, मैं आपको नाम गिनवा दूं। मेरी बात, आप वास्तविकता को स्वीकार करिए। आपको जनता ने समर्थन दिया, ठीक है, लेकिन आप ये जो अनिला जी, ठीक है अनिला जी, लेकिन आप लोगों पर आरोप ये है कि आप लोग बताइए कितने कॉलेज बनाए आपने? बेरोजगारी, महंगाई इतनी है, तेल के दाम बढ़े हुए, उसके बावजूद भी जनता आपको वोट कर रही है। सीधा ये है कि आप पंजाब से, ठीक है अनिला जी से जवाब ले लेती हूँ, वक्त कम है। अनिला जी, देखिए आज तो डिबेट लगता है पूरी डेडिकेटेड है कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस कोई डेडिकेटेड आम आदमी पार्टी के लिए, पर जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी का विषय उठा रही हैं कि यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ महंगाई है, उसके बावजूद भी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे रही है? इसको बोलते हैं भरोसा। इसको बोलते हैं कि जो कार्य कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरंतर ये प्रयास किया है ईमानदारी के साथ कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ। आज आपने भारतीय जनता पार्टी को बैठाया क्यों है? शक्ल दिखाने के लिए क्या? अरे नहीं अनिला जी, नाराज मत होइए, आपकी तो इतनी सीटें आ रही, 4-5 सरकार बना रही है, क्यों नाराज हो रही हैं? कांग्रेस से बुलवा लीजिए। वैसे भी अरे मैं आलोक जी नहीं, और रुमाल दे दीजिए, आंसू पूछ दीजिए, उनके कांग्रेस वालों के दुखी हैं बहुत ज्यादा। अरे आलोक जी बोले दीजिए, बोलिए। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी जीत कर आई है तो वहां के लोगों ने उसमें विश्वास दिखाया है, कांग्रेस को डिजर्व किया है, यानी कि हटाया गया है, क्योंकि कांग्रेस ने वहां काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में कांग्रेस ने काम नहीं किया, इसलिए कांग्रेस को वहां से धक्का मार के निकाल दिया गया है। जिस राजनीतिक दल में लोगों का विश्वास होगा उसको चुनकर लेकर आएंगे। और उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, उत्तर प्रदेश में लोगों ने कम उंगलियां उठाई थी। 25 करोड़ की आबादी वाला मेरा प्रदेश,
पैंडेमिक से जूझ रहा था, उसके बावजूद भी एक एक व्यक्ति को ये इंश्योर किया गया कि वो भूखा ना सोए। ये कम बात है। वैक्सीन को लेकर 28 करोड़ वैक्सीन लगाई गई है, 28 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में। आप कह रही हैं जो काम हुआ है उसी के आधार पर वोट किया गया है, आधार पे वोट मिला है, काम के आधार पर वोट मिला है। और वाकई जो लाभार्थी है ये एक नया वर्ग बनाया है बीजेपी ने इन चुनावों में, कह सकते हैं जिनको लाभ मिला है, जिनको योजनाओं का लाभ मिला, उन्होंने भारी संख्या में वोट भी किया है, ये भी तस्वीर साफ हुई है। आलोक जी 30 सेकंड में आपका कमेंट। देखिए, मैं उनको ध्यान दिलाऊंगा, उप मुख्यमंत्री तक तो चुनाव हार गए, 10 मंत्री चुनाव उत्तर प्रदेश में भी हारे हैं। जहां लोग काम नहीं करते हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, केशव प्रसाद मौर्य हारे हैं, बुरी तरह हारे हैं। मैं बुरी तरह इसलिए कहूंगा कि इतने बड़े पद पर रहते हुए वो अपने इलाके में उस काम नहीं कर सके, उन्होंने अपने उनके कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। जो काम करता है, डिलीवर करता है, उसको जनता वोट देती है, फिर चाहे वो व्यक्ति हो या पार्टी हो, या हर पार्टी हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि वो जनता से जो वादे करता है उस पर पूरा खरा उतरता है या नहीं। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश का सवाल में आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।